हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, गुरु माता हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सम प्लस आस मतलब शब्दों की समीपता को समास कहते हैं। जब दो समास अलग अलग होते हैं, दो शब्द अलग अलग होते हैं तो बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं, तो उनको जब हम संक्षिप्त रूप देते हैं तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा माता पिता, संक्षिप्त शब्द है माता पिता, लेकिन शब्द क्या है? माता और पिता। यश अपयश, यश और अपयश। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े शब्द हैं, इन शब्दों को हम संकुचित रूप में बना देते हैं, सरल शब्दों में बना देते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसको संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना भी इसको कहा जाता है। समास कुछ नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा है, पद के बारे में आप जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द आप जानते हैं, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान पद क्या होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद ये समस्त पद है। एक शब्द होता है, जैसे यहाँ पर है यश और अपयश। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि शब्द जो होते हैं ये संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है इसका। अश यश शब्द है और अपयश है, दोनों को मिला के हमने इसको बना दिया है अपयश। ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपका बन जाता है, ये बराबर शब्द बन जाता है। इसको हटा करके ये एक ही शब्द बन जाएगा यश और अपयश। इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम जितने भी कारक चिन्ह हमने पढ़े हैं उन सब कारक चिन्हों का भी इसमें प्रयोग होता है। उत्तर पद पर प्रथम पद समस्त पद का ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनके माध्यम से ही इसको स्पष्ट किया जाएगा। उत्तर पद प्रधान पद हम आपको बताएंगे। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो पद होते हैं, अलग अलग पद। अभी तक आप समझ गए कि पद क्या होते हैं। दो पदों की जो समीपता होती है उसको हम क्या कहते हैं? पद। और समास जब दो पदों को मिला के बना जाता है तो वो संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है। हम एक ही रूप में कहते हैं। हमने कहा दाल रोटी खाने का जुगाड़ कर रहे हैं तो दाल रोटी क्या है? दाल और रोटी हो जाता है। तो इस प्रकार से समास को अलग अलग रूपों में बांट करके इनको 6 भागों में बांट दिया गया है। कई जगह में 4 का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी यह प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। हम अभी 6 के माध्यम से आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो समास होता है ये होता है द्वंद्व समास। दूसरा होता है आपका द्विगु समास। तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास। चौथा होता है आपका अव्ययी भाव समास। और पांचवा है आपका बहुब्रीहि समास। अंतिम समास होता है आपका तत्पुरुष समास। ये समास के कितने भेद हुए बच्चों? 6 भेद हुए। कौन कौन से हुए? नंबर 1 में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये समास सामासिक पद होते हैं। इन पदों के द्वारा ही इनकी रचना होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। द्वंद्व जहाँ पर दो पद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता 2 शब्द हैं, लेकिन हमने इस शब्द को अगर हमने कहा कि माता पिता आ गए हैं, माता और पिता, इसके जगह में दोनों शब्दों के बीच में पहला पद हो गया। ये पहला पद हो गया आपका, जैसे यहाँ पर है राजा रानी का है, राजा पहला पद हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो राजा और रानी यहाँ पर और शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व माने जिन 2 सामासिक पदों के मध्य में और शब्द का लोप होता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है माता पिता, माता और पिता विग्रह करके माता और पिता इसका बन गया। इसी तरह बहुत से शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा हानि और लाभ। हानि और लाभ, हानि लाभ एक शब्द है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हानि और लाभ। यश और अपयश, यश और अपयश, दिन और रात, भाई और बहन। तो ये जितने भी शब्द होते हैं, भाई बहन ले लीजिए तो भाई और बहन हो जाएगा, दिन और रात हो जाएगा तो दिन रात हो जाएगा, दाल चावल हो गया, दाल और चावल हो गया, पेन पेंसिल हो गया, पेन और पेंसिल हो गई है। ठीक है, इस पर जो है आपका कोई भी शब्द जो है आप लेते हैं तो वहाँ पर और शब्द का लोप हो जाता है। तो द्वंद्व समास बहुत ही इजी समास है। सिंपल शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद के बीच में और शब्द का लोप होता है। आपने यहाँ पर दिया है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी कम नहीं है, राजा भी कम नहीं है, रानी भी कम नहीं है, दोनों हैं। लेकिन दोनों के बीच में हमने योजक शब्द का प्रयोग किया और वो योजक शब्द है यहाँ पर और छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा ये और शब्द यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ये राजा और रानी हो गया। हानि और लाभ, हानि और लाभ, दिन और रात, दिन और रात, थाली
चम्मच, थाली और चम्मच, थाली लोटा, लोटा और थाली। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं इनमें और शब्द का लोप होता है। क्लियर हो गया बच्चों? द्वंद्व समास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो दूसरा समास आता है आपका, ये आता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला जो पद होता है, पद में पहला और दूसरा उत्तर पद और प्रधान पद, ये जो पहला पद होता है संख्यावाचक विशेषण, इसमें जो द्विगु समास होता है इसका पहला पद जो होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है और ये किसी संख्या के बारे में स्पष्ट करता है, इसलिए इसको इसको जो है द्विगु समास के रूप में जानते हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में न जान के, इनकी आवश्यकता आपको नहीं है, इन सबको लेने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपल रूप आप देखिए कि चौराहा है, सिंपल शब्द चौराहा शब्द है। चौराहा का मतलब है चार राहों का समूह। उन चारों रास्तों के समूह को क्या कहते हैं? चौराहा। तो चार राहों का समूह। आपने देखा यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है। त्रिभुज आप बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, त्रिभुज का आकार बनाते हैं, तीनों भुजाएं जिनके बराबर उसको त्रिभुज कहलाते हैं। तो तीन भुजाओं के बारे में जो बताया गया है, तो तीन भुजाओं का समाहार, 1, 2 और 3। तो एक खड़ी रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, तो ये आपका बन गया त्रिभुज। तीन भुजाओं का समाहार, तीनों को मिला के हमने उसको क्या नाम दे दिया है? त्रिभुज दे दिया है। अभी हमने कहा कि चार पाई, चार पायों का समूह, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, चवन्नी, 4 आनों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो इस प्रकार से जितने भी आते हैं पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, त्रिभुज में आपका आ गया है समाहार, वट वृक्षों का समूह, ये आपके समूह का द्योतक होता है। यहाँ पर पहली पद जो संख्या, ये पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जहाँ पर भी आपको संख्या दिखाए, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक, पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार, पंचमेवा, 5 मेवों का समाहार। तो पंडित जी पूजा करते हैं, बोलते हैं भाई पंचमेवा कहाँ रखा है? तो पंचमेवा नाम किस लिए रखा है? क्योंकि उसमें 5 किस्म के मेवे रखे होते हैं। कौन कौन से मेवे होते हैं बच्चों? आप बताइए। उसमें आपका बादाम भी हो गया, किशमिश भी हो गया, काजू भी हो गया, मखाना भी हो गया, नारियल भी हो गया। तो इस प्रकार से 5 चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, इसलिए उसको पंचमेवा कहा जाता है। पंचामृत किसे कहते हैं? पंचामृत 5 चीज़ें जिसमें बनाई जाती है। सत्यनारायण की कथा हर घर में होती है या नहीं होती है बच्चों? तो सत्यनारायण की कथा में आपने बोला 2 चीज़ जरूर होती है, तो इसलिए जो है उसमें पंचामृत 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये पंचामृत का रूप लेती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 चीज़ों का समूह हो गया। तो इस प्रकार से द्विगु समास में समूह का वर्णन किया जाता है। और सबसे सीधी शब्द जो है ये है कि पहला पद जो होता है, जैसे आपका पहला पद ये चौराहा है, त्रिभुज है, पंच है, ये पहले जो पद होते हैं ये सब के सब संख्याओं में निर्भर होते हैं, सब में संख्याएं लिखी होती हैं, इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण होते हैं, जैसे हमने कहा कि काला घोड़ा, जब हमने कहा यहाँ पर काला पेन लिख दिया हमने, ठीक है, काला ये पेन लिख दिया हमने। तो अब हमने यहाँ पर काला क्या है आपका, ये पेन क्या है आपका, विशेष्य कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम? विशेष्य। और काला क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। ये काला शब्द जो है आपका पेन है, काला और पेन है। तो एक विशेष शब्द जो होता है, पहला वाला शब्द आपका विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नील क्या है आपका? नीले रंग का है, कंठ क्या है आपका? गला है। तो ये संज्ञा शब्द है, ये आपका विशेष्य शब्द है और ये आपका विशेषण शब्द है। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें विशेषण और विशेष्य का उपयोग होता है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य। तो दोनों के कारण, दोनों से एक बहुवचन जो आपका कर्मधारय समास की रचना होती है।
इसी में आप अगर आगे देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में भी आप कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें विशेषण और विशेष्य का योगदान होता है। पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। पहला पद आपका जो स्टार्ट में होता है उसको पहला पद कहते हैं, जो बाद में होता है उसको विशेष्य कहते हैं। तो ये आप लोग जो है विशेषण और विशेष्य यहाँ पर भी दिया गया है, ये पहला पद और दूसरा पद ये आपका क्या कहलाता है, विशेष और विशेषण, इनका योगदान होता है। लेकिन जब ये पद तृतीय किसी और के लिए बारे में बातचीत करने लगते हैं तो आपका यह रूप इसका परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जो या रूपी जहाँ पर प्रयोग होगा, हमने कहा कमल चरण, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, तो आपका आ जाएगा वो कर्मधारय समास में। हमने कहा नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, हम आपसे बात कर रहे हैं कि नीला कमल मतलब नील कमल, भगवान को नील कमल बहुत पसंद है, तो नीला कमल आपका विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार है महान, महात्मा, महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखिए महात्मा शब्द है, ये महात्मा शब्द बना हुआ है। इस महात्मा में महान है आत्मा, जो महान है जो आत्मा, तो महा शब्द जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और महान आपके विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दों का हेरा फेरी होती है। पीतांबर, पीला अंबर, पीला है जो अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है। रक्त वर्ण, लाल रंग, लाल है जो रंग। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी विशेष्य और विशेषण का योगदान होता है और जो शब्द का प्रयोग बीच में आ जाता है, दो जोड़ने के लिए आता है और उसके बाद जो है रूपी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हमेशा आपका कर्मधारय समास ही आएगा। इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बच्चों मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाए थे। जिस सामासिक पद में द्वितीय से लेकर और सप्तमी तक विभक्तियों का लोप होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों का लोप होता है, पूरी विभक्तियों का लोप नहीं होता है, बल्कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक 8 कारक होते हैं। 8 में पहला वाला कारक होता है कर्ता कारक, हटा दीजिए। लास्ट में संबोधन कारक होता है, उसको हटा दीजिए। बाकी बचे आपके 6। तो उन 6 में से जो भी कारक चिन्ह होते हैं उन कारक चिन्हों के द्वारा वाक्य की रचना होती है, शब्दों की रचना होती है, पदों की रचना होती है, समास की रचना होती है। तत्पुरुष समास द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों के कारक चिन्हों का लोप होता है, इसलिए इसमें जितने भी शब्द आएंगे आपके इन्हीं के आधार पर आएंगे। जैसे है राजपुत्र, कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, तो इसी में जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र, का के की संबंध कारक में आ जाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण कारक, तो यहाँ पर ये घोड़े पर जो है आपका कारक चिन्ह आ गया आपका, ये कौन से आए, में पेपर, अधिकरण में पेपर, अधिकरण कारक आ गया। इसी प्रकार आप बीती, अपने आप पर बीती। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो है जितने भी कारक चिन्ह होंगे हमारे, उन सब कारक चिन्हों का लोप होता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजपुत्र, राजभर का पुत्र, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं बच्चों, तत्पुरुष समास में। एक बार फिर सुन लीजिए कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का लोप होता है। शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा राजपुत्र आ गया, तो आप समझ जाते हैं कि राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये शब्द आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट समास आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव का जैसे आपने अव्यय पढ़ा था, आपने पिछली बार कारक चिन्हों में भी पढ़ा था, आपने पिछली बार ये जो आपके संज्ञा के भेद उपभेदों में अव्यय आदि भी पढ़े थे। तो ये जो आपने देखा होगा कि अव्ययी भाव समास में मैंने आपको पढ़ाया था। अव्यय शब्द कौन से होते हैं बच्चों, अव्यय शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो पूर्ण तरह अविकारी होते हैं, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपके अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर यथा है, यथाशक्ति, यथा शब्द जो है शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, आजीवन, प्रतिमास, प्रत्येक महीना, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह, ठीक है। तो इससे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यहाँ पर जितने भी शब्द आते हैं ये आपके इसमें यथा संभव, संभव के अनुसार, यथानुकूल, यथा अनुकूल के अनुसार कि जैसे हमारी इच्छा हो, ठीक है। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो जहाँ पर यथा, प्रति और आ का प्रयोग होता है, ये उपसर्गी है एक तरफ के, तो इनके द्वारा हमेशा अव्ययी भाव समास का
का निर्माण होता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत। इसी प्रकार से जो है आपके यथाशक्ति, यथा प्रत्येक दिन, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति घंटा, इससे जो है आपके प्रत्येक शब्द जो है यथा, प्रति और आ से ही ज़्यादातर शब्द बनते हैं, प्र से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट समास आता है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे मैंने आपको बताया है बच्चों के बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद की प्रधानता न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद कहने वाला विषय और दूसरा है मध्यम पद। तो प्रथम पद और सुनने वाला पद दोनों पद होते हैं, इनकी प्रधानता नहीं होती है, इसमें कोई इनकी प्रधानता नहीं होती है। तीसरे पद की इसमें प्रधानता होती है और ये दोनों मिलकर विशेष अर्थ की ओर एक इशारा करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जैसे हमने कहा इसमें जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। जैसे हमने कहा गजानन, गज का है आनन जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रमौली, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, इसी प्रकार श्वेत वर्णी, श्वेत रंग के वस्त्रों पर विराजमान है जो, अर्थात सरस्वती। तो ये चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चक्र है पाणी जिसके पर हाथ में, जिनके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये दशानन, 10 आनंद सिर, हाथ पाणी, चक्रपाण और रावण। 10 आनंद सोचते ही आप सोचते हैं दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात 10 है मुख, मतलब किसके मुख हैं, ये रावण के। तो रावण आप जो है ये है तीसरे पद की विशेषता, ये तीसरा पद है बच्चों। इसी प्रकार से ये पद आपका समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या समझा है। ये अभिकारी शब्द आपने पढ़ ही लिए हैं और इसमें आपने पहला पद, ये सब आपने एक एक करके पढ़ ही लिए हैं। इसके बाद साथ, हाँ, ये अब अपनी समझ परखें। घुड़सवार, आप बीती, गिरधर में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आप बीती में भी तत्पुरुष समास, गिरधर में भी बहुब्रीहि समास। पंचानन, पीताम्बरी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। निम्न द्वंद्व समास में कौन सा है? दशानन, दिन रात दिन, दाल चावल, घुड़सवार, रात और दिन और दाल चावल दाल। तो ये शब्द जो है आपने देख लिया है कि बहुब्रीहि समास में। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है, माता पिता भाई बहन। दूसरा होता है आपका द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेष होता है, जैसे अठन्नी, चौवन्नी, चारपाई, इस शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें समूह का बोध होता है। तीसरा होता है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेषक का प्रयोग होता है, जैसे नीलकमल, नीला और कमल, दो शब्दों को मिला करके नीलकमल है। इसमें जो का प्रयोग होता है और रूपी का भी प्रयोग करके इसके पद का विग्रह किया। जब इसको अलग किया जाता है उसको विग्रह कहते हैं। शब्दों को अलग तोड़ करके जब बना दिया जाता है तो उसको पद विग्रह कहते हैं। पद एक हो जाए, जैसे हमने कहा दाल रोटी, तो एक पद है। दाल और रोटी पद जब हमने अलग अलग कर दिया तो उसको कहते हैं विग्रह। समास विग्रह करना कहते हैं। इसके बाद आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद की प्रधानता न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है, जिसके साथ में उदाहरण हमारे सामने होते हैं। हमने कहा चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। श्वेत वर्णी, श्वेत रंग के वर्णों पर विराजमान है जो सरस्वती। तो इस प्रकार से जितने भी गजानन, गज का है आनंद जिसका। तो इस तरह से जब जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं वो, क्योंकि उनके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये हमेशा बहुब्रीहि समास देवी देवताओं के लिए ही प्रयोग में आता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का लोप होता है। हमने कहा राजपुत्र आया है, जेब खर्च चाहिए, घुड़सवार है, ठीक है। इस प्रकार से जो है पथभ्रष्ट है। तो जितने भी शब्द आते हैं ये भी आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। और अंत में आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपने अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है, विकारी शब्द पढ़ा है। तो अव्यय जो होता है अविकारी शब्द होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस रूप में जाते हैं वहीं पर ऐसे बदल जाते हैं। यथा, प्रति और आ का प्रयोग इसमें सबसे अधिक होता है। आजीवन है, प्रत्येक दिन है,
प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिमाह हो गया, प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं आपके सब आपके बहुब्री में आते हैं, इसके जो है आपके अंत में अव्ययी भाव समास में आते हैं। जिसके साथ में ही बच्चों आज हमारा समास का पद खत्म होता है। कल हम आपको सारे शब्दों का किस तरह से पद परिचय करना है, पूरे वाक्यों का परीक्षा के आधार पर 3-4 वाक्य मैं कल दूंगी, जिनका पद परिचय आप खुद करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट होगा आपका अलंकार। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभाशीष बच्चों। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।